Hello students, I hope you are enjoying the videos on BioBasic channel. एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQs की सीरीज और इस बार जो MCQs हमने सेलेक्ट किए हैं वो MCQs बेसिकली एक बहुत ही अच्छी बुक जो कि डॉक्टर अली के नाम से जानी जाती है वहां से है और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जो एलन कोटा बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है वहां के कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हुए। लेट्स सी और ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो here we go to the question number 43. The question number 43 says the phenotype and genotype ratio remain same. ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें हमारा जो फिनोटाइप रेशियो है और जीनोटाइप रेशियो है वो एक जैसा रहता है F2 जनरेशन। देखिएगा कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वहां पर जो फिनोटाइप रेशियो है वो हमारा आता है 9:3:3:1 और जो जीनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सप्लीमेंट्री जीन में जो हमारा फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 9:3:4। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा। इनहिबिटरी में हमारा रेशियो आता है 15:1 और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा जो रेशियो आता है वो चाहे फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो वो आता है 1:2:1, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 43। Now we move to the question number 44. In question number 44, the test cross of an F1 individual with genotype ++ and AB produced the following offspring. So यहाँ पर आपको एक ऑफस्प्रिंग्स के कुछ ++ और AB जीनोटाइप के 10 है, AB के 10 है, +A AB के 40 है, +A AB के 40 है। तो यहाँ पर हमें बताना है बेस्ड ऑन दिस डाटा प्रेडिक्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F1 हेटेरोजाइगस, जिसका जो ये जो F1 हेटेरोजाइगस है इसको हमने क्रॉस कराया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, क्योंकि ये क्या कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया। जो रिसेसिव पेरेंट्स है वो क्या है, वो है A B and B, it means AB and AB। सॉरी, ये जो जीनोटाइप बनेगा ये बनेगा AB and AB, राइट। तो there is the one chromosome, this is the another chromosome। So यहाँ पर हमें जो F1 इंडिविजुअल है इसका जीनोटाइप हमें बताना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सबसे आसान तरीका इसका ये है कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो जीनोटाइप जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं उन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में हमेशा जो नंबर होता है वो ज्यादा आता है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा ये जो जीनोटाइप है ये पेरेंट्स का है, यानी कि ये जो है दिस इज +A एंड A +B एंड AB और +A और AB, ये जो है ये है हमारा बेसिकली ये जो है ये पेरेंटल जीनोटाइप है, राइट। इस पेरेंटल जीनोटाइप में जो हमें बताना है कि वो सिस पे है या वो ट्रांस पे है। देखिएगा अगर ये, क्योंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप गिवन है इट इज ++AB, ये ऐसे भी हो सकता है, ये +B और +A ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जब दोनों एलील अलग अलग क्रोमोसोम्स पर चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और A अलग है और प्लस और B अलग है, राइट। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे +AB और यहाँ पर है इट इज +B, तो आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45 and we have to calculate in question number 45 we have to calculate the genotype ratio in monohybrid cross। There is जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिएगा इस चीज में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर जीनोटाइप पूछा गया है या फिनोटाइप पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 3:1 होता है वो फिनोटिपिक रेशियो होता है और जो 1:2:1 होता है वो जीनोटिपिक रेशियो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। इन क्वेश्चन नंबर 46
Which of the following truly represents a heterozygous organism? देखते हैं heterozygous organism हमें पता है उसे कहते हैं जिसमें दोनों एलील्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों एलील्स एक जैसे हैं और यहाँ पर भी दोनों एलील्स एक जैसे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी जो कैपिटल आर है वो कॉमन है, एक जैसे है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी स्मॉल एक्स है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लेकिन इस ऑप्शन में हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हेटेरोजाइगस के लिए करेक्ट है। द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम का जो मीनिंग है उसे वो क्या कहते हैं? बेसिकली सिंड्रोम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होता है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, दैट इज नोन एज सिंड्रोम। सो यहाँ पर जो होता है दिस इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48. In question number 48, the tritial has been produced. The tritial has been produced by intergenic hybridization between. तो जो ट्रिटियल प्रोड्यूस किया गया था वो किसको हाइब्रिडाइज करके प्रोड्यूस किया गया था, और इट इज एन इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनरिक मतलब दो जीनस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हीट एंड राई। व्हीट और राई के बीच में ये हम हाइब्रिडाइजेशन करा के ट्रिटियल को डेवलप किया गया था। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 49. इफ द डीएनए कोडोन्स आर ATG and ATG and a cytosine base is inserted at the beginning, which of the following will results? क्या इसमें रिजल्ट आएगा? लेट्स सी, यहाँ पर हम लिख के देख लेते हैं GATG and ATG। अभी तक जो कोडोन्स रीड हो रहे थे वो होते ATG से, लेकिन हमें पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है, तो अभी हम जो कोडोन रीड करेंगे वो कहां से करेंगे? GAT एंड GAT, और ये G हमारा लास्ट में रह जाएगा। सो देखते हैं ये ऑप्शन कहां पर है। तो यहाँ पर ओके, इसमें सॉरी, यहाँ पे जो हमने ऐड किया हुआ है ये साइटोसिन ऐड किया हुआ है, राइट। सो साइटोसिन अगर हम ऐड करते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, CAT, GAT एंड G। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 50. इन क्वेश्चन नंबर 50 there is imagine that in maize plant the factor for controlling seed coat, एक जो जीन है वो सीड कोट को कंट्रोल कर रहा है और एक सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है, आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। देखिएगा कहां पर है? एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है और बहुत पास लोकेटेड है। पास लोकेटेड होने का जो रीजन है उसका यहाँ पर जो गिवन है वो इसलिए कि उनमें जो लिंकेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। परफॉर्मिंग हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, अब इसमें एक हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। मेंडल would not have been able to arrive the idea. मेंडल को अगर ये ऐसा है और इनके बीच में डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है किन्हीं दो पेरेंट्स के बीच में, तो मेंडल को इनमें से कौन सी चीज का आइडिया नहीं मिल पाता? द डोमिनेंसी बिल्कुल आ जाती, क्योंकि ये अगर जीन डोमिनेंट है, सपोज ये सीड कोट वाला हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीड शेप वाला हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज एस एंड दिस इज वाई, तो दोनों ही यानी कि जो सीड कोट है या सीड शेप है वो ये वाला क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंट हो जाता है जिसमें भी मौजूद होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये भी हमें मिल सकता था, क्योंकि अगर इसका इंपैक्ट हाफ है और इसका इंपैक्ट हाफ है तो भी ये भी आ सकता था। सैग्रीगेशन भी आ जाता क्योंकि ये गैमेट अलग चला जाता और ये गैमेट अलग चला जाता। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं मिलता वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नहीं मिलता? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स दिए हैं और अगर 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है? ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो आपको यहां से भी पता चल सकता है कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए किया था। दूसरा रीजन कि हम जो समझा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो मेंडल ने बताया था कि अगर एस और वाई 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं, सो दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर, राइट। ये बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर एस और वाई दोनों एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से असॉर्ट ही नहीं हो पाएंगे इंडिपेंडेंटली, राइट। तो यहां पर जो उन्होंने पूछा कि मेंडल को क्या नहीं मिलता, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल को नहीं मिलता, right? Now we move to the question number 51. In question number 51, the substitution of purine nucleotide
बाई पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन्स को अगर पैरामिडीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमें पता है कि अगर प्यूरिन्स को प्यूरिन्स के साथ ही रिप्लेस किया जाए, यानी कि ए को अगर जी से रिप्लेस किया जाए तो ये कहलाता है हमारा ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरिन्स को पैरामिडीन के साथ रिप्लेस किया जाए या सब्स्टिट्यूट किया जाए, वो हमारा कहलाता है ट्रांसवर्जन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। Now we move to the question number 52. In question number 52, individuals homozygous for CD genes. CD genes के लिए क्या है? वो homozygous है। तो first individual that is this is CD were crossed with wild type. इनको क्रॉस कराया गया है किसके पास? वाइल्ड टाइप के साथ। The F1 dihybrid. F1 क्या हुआ जी? डाइहाइब्रिड हो गया। CD प्लस प्लस। These are the basically gametes. इनको क्रॉस कराया गया है किसके साथ में? टेस्ट क्रॉस कराया गया। और टेस्ट क्रॉस में किसके साथ कराएंगे हम? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराएंगे, राइट? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो F2 प्रोजेनी है उनको जो रेशियो मिले वो ये मिले, राइट? तो यहां पर उसके बाद इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लिंकेज वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टोटल प्रोजेनी हमें कितना मिलता है। तो टोटल प्रोजेनी हम करके देखें तो हमें मिलता है 2000, राइट? फर्स्ट। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रोजेनी जो है वो कौन सी है। तो हम देखेंगे कि जो 900 और 880 है ये मैक्सिमम प्रोजेनी है। तो ये दोनों कैसी हो गई? ये पेरेंटल टाइप हो गई। और जो हमारी कम नंबर में आती है वो हमारी क्या हो गई? वो रिकॉम्बिनेंट आ गई, राइट? अब हम मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को। सो देखिएगा जब हम मैप यूनिट या डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, सो देयर इज ए फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी multiplied by 100. So total number of recombinants here, it means 115 plus 105 divided by 2000 multiplied by 100. So it would be like 220 divided by 2000 multiplied by 100. The 20 will cut down this 20, this 0 will cut down this 0, and the answer will be 11 units, 11 map units. Let's see the options. So option B is showing the 11 map units. तो हमारा जो है option B जो है correct हो जाएगा। Now we move to the question number 53. The exposure of X-rays enhances the frequency of X-rays के enhance से basically जो सफलिंग है वो तेजी हो जाती है। तो लिंकेज तो नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। Now we move to the question number 54. In question number 54, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन। देखिएगा कपलिंग और रिपल्सन जो है वो लिंकेज के दो फिनोमिनन होते हैं, राइट? सो ये कंबाइंड फॉर्म किसकी हुई? ये लिंकेज की हुई। बेसिकली जब बेटसन और पुनेट ने जो लिंकेज था, जब उसको डिस्कवरिंग से पहले ही बताया था कि देयर आर द टू फिनोमिनन व्हिच इज द वन इज द कपलिंग एंड अनदर इज द रिपल्सन। लेकिन लिंकेज ने को मॉर्गन ने बाद में लिंकेज डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया था कि लिंकेज के ही दो फिनोमिनन हैं, द वन इज द कपलिंग एंड अनदर इज द रिपल्सन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन? देखिए दो तरह के होते हैं टोटल क्रोमोसोम्स, ह्यूमन में 46 हैं, तो यानी कि 23 पेयर्स हैं। पेयर्स में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 23 पेयर्स होता है। और वी नो दैट ओनली वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट पेयर्स विल बी ऑटोजोम्स। तो यहाँ पर 22 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56. इन क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज? सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी होती हैं? जो X या Y क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होती है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड यानी कि जो X पर लोकेटेड होता है, राइट? इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर
57. In question number 57, what will be the number of linkage group in cell having 2n is equal to 20? सबसे पहले जानेंगे लिंकेज ग्रुप क्या है। लिंकेज ग्रुप जो है वो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमेट। बस इस चीज को आप याद रखेंगे तो जस्ट टाइम पर ये 2n 20 दिया है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और यही होगा क्या हमारा लिंकेज ग्रुप। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58. In 58, which of the following genes have similar genotypic effect when present separated but produce different traits? देखिएगा अगर कोई ये A है और ये B है, दो अलग अलग जीन हैं, इनके जो इफेक्ट है यानी कि कंबाइंडली इनका जो इफेक्ट है वो कॉमन है, सिमिलर है, राइट। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल अकेला अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट है और एक्सप्रेस करता है तो इसका इफेक्ट अलग है, और ये अगर अलग प्रेजेंट है तो इसका इफेक्ट अलग है। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो कैसा आता है, वो कंबाइंड आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली बट प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट्स आफ्टर इंटरेक्टिंग टुगेदर, जब वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड गिव्स अ रेशियो ऑफ 9:7 इन F2 जनरेशन। एक तो हमें ये पता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उस इफेक्ट कॉमन आ जाता है। और दूसरा हमें पता है कि जो 9:7 आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन का आता है, तो यहां पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59. दिस इज द ट्राइसोमी हैज अ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ। कॉम्प्लीमेंट किसकी वजह से है ट्राइसोमी? पहले तो देखते हैं कि ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब होता है 3 और सोमी का मतलब होता है बॉडी। अगर किसी सेल में या किसी बॉडी में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें वहां पर दिखाई देती हैं तो वो कहलाती है ट्राइसोमी। सपोज करो यहां पर क्रोमोसोम नंबर 13 है, राइट। ये एज वी नो दैट कि 2 बॉडीज आर देयर इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अगर वहां पर एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा हो गया तो कितनी बॉडी हो गई, 3 बॉडी हो गई, तो दैट इज नोन एज ट्राइसोमी। और क्योंकि इस एक क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से जो 2n था उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये जो हमारा कहलाएगा ये होगा 2n+1। Now we move to the question number 60. Question number 60 में mutations used in agriculture. Agriculture में जो mutation यूज किया जाता है to improve the crop, to improve the properties of crop or productivity of the crop, we induce the mutation, right? तो यहाँ पर spontaneous जो कि अपने आप होने वाला म्यूटेशन है बिल्कुल नहीं है। लीथल यानी कि अगर उस प्लांट की डेथ कर देगा तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड होता है ये वाला जो म्यूटेशन है ये हम एग्रीकल्चर में कराते हैं। हार्मफुल म्यूटेशंस डज नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल। जीन पूल से हार्मफुल म्यूटेशंस एलिमिनेट क्यों नहीं होते? क्योंकि यू नो दैट कि देयर आर सो मेनी म्यूटेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन, और जब वो रिसेसिव कंडीशन में एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में आते हैं, जब सपोज करें हम ये एग्जांपल लें तो यहां पर इस एलील का जो इफेक्ट है वो रिसेसिव है और जो पर्सन जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये HBS और HBS आ जाता है तो इंडिविजुअल रिमूव हो जाता है पॉपुलेशन में। लेकिन जब वो कैरियर होता है, जब वो एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो उस टाइम पर वो एलील एग्जिस्ट करता है विदाउट अफेक्टिंग द फिनोटाइप। लेट्स सी द आंसर। दे हैव सर्वाइवल वॉल, नहीं। दे आर रिसेसिव, हाँ बिल्कुल, एंड कैरिड बाय द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। सो ये जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62. इन क्वेश्चन नंबर 62, which one of the following would represent allotetraploid? देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, allotetraploid। एलो का मतलब होता है 2 डिफरेंट जीनोम,
और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो है इसमें कितने 5 है, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि टेट्रा तो होना चाहिए। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। और यहां पर आप देखेंगे कि केवल कैपिटल ए है, और कैपिटल ए है तो ये कैसा होगा, ये ऑटो टेट्राप्लॉइडी होगा। और यहां पर भी कैसे हैं, टेट्राप्लॉइडी तो है लेकिन सारे एक जैसे हैं, तो ये क्या होगा, ये ऑटो होगा। और ये क्या है, ये दो अलग, दो कैपिटल ए है, दो कैपिटल बी है, तो ये दोनों कैसे हो गए, एल हो गए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। In question number 63, the Klinefelter syndrome has chromosomal constituent. Klinefelter जिसमें क्या है, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसमें 2n प्लस x और y है, राइट, अगर इसमें 2a, इट इज 2a, 2 ऑटोजोम्स एंड द xy है तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। लेकिन अगर इसमें एक x एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये क्या कोज करता है, इट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा, वो होगा 2a प्लस XXY। तो यहाँ पर देखें 2a प्लस XX, ये तो नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप है, तो यहाँ पे देखें 2a प्लस XXY, तो ये हो जाएगा हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। Now we move to the question number 64. In which stage crossing over takes place? Very good question. Crossing over, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है? देखिएगा यहाँ पर लैक्टोटीन दिया हुआ है, साइटोकाइनेसिस दिया है, पैकेटीन दिया है, डायकाइनेसिस दिया है। हमें पता है कि जब मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में, ये प्रोफेज 1 फिर से 5 फेज में डिवाइड हो जाती है, राइट। साइटोकाइनेसिस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये तो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। यहां पर जो पहली जो फेज है ये होती है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, हम यहां पे देखेंगे कि जो लैक्टोटीन या जाइगोटीन या पैकेटीन जो यहाँ पर गिवन है, जाइगोटीन इज नॉट गिवन। बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और ये जो हमारी 3 फेजेस दिए हुए हैं, हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारा जो मियोसिस 1 होती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, उसकी जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 के अंदर फिर से 5 सब फेजेज होती हैं। और इन 5 सब फेजेज में द फर्स्ट इज द लैक्टोटीन एंड लास्ट इज द डायकाइनेसिस एंड द सेकंड इज द पैकेटीन। तो यहाँ पर जो पैकेटीन है उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो याद रहेगा कि पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। Now we move to the question number 65. In question number 65, which of the following statement is true? True निकालना है about Mendel. His discoveries concerning genetic inheritance were generally accepted by scientific community when he published them during mid 19th century. देखिएगा जो मेंडल ने काम किया वो किया था 1856 से लेकर 1863। तो ये मिड में तो उसने पब्लिश किया था, ये कौन सी सेंचुरी हुई, ये 19th सेंचुरी हुई, राइट। तो उसने तो इसमें पब्लिश किया था लेकिन उसके वर्क को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसको जो रिकॉग्निशन मिली थी वो मिली थी 20th सेंचुरी में, जिस टाइम पर ह्यूगो डेब्रिज, कोरेंस और टेसेलमार्क ने जो है उनके काम को रीपब्लिश किया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। He believed that genetic traits of parent will usually blend in their children. ब्लेंडिंग तो उसने बिल्कुल मना किया था, उसने कहा था कि the gametes do not mix and it remains separated, और जिसे हमने कहा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। Now we move to the C. His idea about genetic apply equally to the plants and animals. Yes, अगर वो plants है या animals है तो क्रोमोसोम्स का जो segregation है वो तो उसी तरह से रहेगा, या जो डोमिनेंसी है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही बन सकता है। Let's see the option number 4. He discovered linkage. जो हमारा लिंकेज है ये तो हमें मॉर्गन ने दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यही एक्यूरेट आंसर है। Now we move to the question number 66. In question number 66 पूछा गया है, if Mendel had studied 7 traits, if Mendel had studied 7 traits
यूजिंग अ प्लांट विद 12 क्रोमोसोम्स। देखिएगा अगर वहां पर 12 क्रोमोसोम्स होते, कितने हैं जो पी प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया था उसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं 2n इक्वल टू 14, 7 पेयर थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने दिया है 12 क्रोमोसोम्स दे दिए, तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए इंस्टेड ऑफ 14। इन दिस वे हिज इंटरप्रिटेशन वुड हैव डिफरेंट। तो इनमें से उसकी इंटरप्रिटेशन कौन सी गलत होती। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर, ये तो मेंडल ने किया ही नहीं था। ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी नहीं होता। ही वुड नॉट हैव प्रपोज्ड द जीन ऑफ आर अर्न्ड ऑन द क्रोमोसोम्स, नहीं ये भी नहीं होता। ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड, यस ये होता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितने हम क्रोमोसोम्स को कम करते चले जाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी किसी एक क्रोमोसोम्स पर नंबर ऑफ जीन्स के होने की बढ़ जाती है। उनको जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ उन्होंने दिया था वो उसमें इसलिए सक्सेस हुए थे कि जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे वो दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड थे, जो कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एक दूसरे से अलग हो जाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि जो दो जीन की वो बात कर रहे हैं वो दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर ना होकर एक ही क्रोमोसोम्स पर हो जाते और उन्हें क्या नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कवर नहीं कर पाते। Now we move to the question number 67. In question number 67, a black coat color which is coded by allele B is dominant to brown coat color which is allele small b. The offspring of a cross between a black mouse, चलिए जी किस ये ले लिया हमने कैपिटल B एंड अ ब्राउन माउस। ब्राउन माउस तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी वर अलाउड टू इंटरब्रीड, चलिए ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव ब्लैक कोट्स, कितनी परसेंट चांस है कि ब्लैक कोट ही होगा। देखिएगा एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन माइस ब्लैक कोट कलर allele B dominate on this, the offspring of a cross between a black mouse and a brown mouse, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या करा गया, क्रॉस करा गया, वर अलाउड टू इंटरब्रीड। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव ब्लैक कोट्स, तो यहाँ पर जो भी हमें प्रोजेनी मिलेगी वो 100% जो है वो हमें ब्लैक मिलेगी अगर F1 प्रोजेनी में। लेकिन अगर वो F2 में पूछ लेगा तो फिर 75 मिलेगी, राइट, बिकॉज वी नो दैट द रेशियो वुड बी 3:1 एंड द 1 जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा, right. Now we move to the question number 68. In question number 68, y is dominant allele for yellow fur, ठीक है, and small y is the recessive allele for gray fur. Since y is lethal when homozygous, the results of, देखिएगा जब इस क्रॉस को हम कराते हैं तो हमें पता है कि हमें कैपिटल Y मिलता है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 मिलेंगे और स्मॉल वाई 1 मिलेगा। तो इसने कहा है कि ये जो कैपिटल वाई है लीथल हो जाता है अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। तो ये वाला जो होमोजाइगस कंडीशन है अगर वो लीथल हो गया तो ये इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा और मर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो 2:1 आएगा और जो 2 होगा वो जो है वो येलो का होगा और जो ये होगा ये हमारा जो रिसेसिव एलील ये ग्रे का होगा। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। द 3 येलो एंड 1 ग्रे, 3 तो हमें मिलेगा ही नहीं तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 1 येलो 1 ग्रे ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 1 येलो 2 ग्रे ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सो देखिएगा 2 येलो एंड 1 ग्रे यहाँ पर दिया भी है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 69। इन क्वेश्चन नंबर 69, द ड्रैगन स्नैपड्रैगन प्लांट, द एलील्स फॉर रेड एंड आइवोरी प्लांट्स कलर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। व्हेन अ होमोजाइगस रेड फ्लावर, होमोजाइगस देखिएगा होमोजाइगस रेड कहा तो इसने कैपिटल आर कर लिया, इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस आइवोरी, फिर इसको इन्होंने आइवोरी के साथ क्रॉस कराया क्योंकि आइवोरी तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही आएगा। All the members of F1 generation are found bear pink color, बिल्कुल क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया और ये कैसा हो गया, ये पिंक हो गया, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आउटकम
ऑफ क्रॉसिंग अ रेड फ्लावर प्लांट विथ पिंक फ्लावर। देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इन्होंने जो क्रॉस कराया है वो कराया है रेड और पिंक के साथ में। तो रेड का जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल आर, और जो पिंक का जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हम एक चेकर बोर्ड बनाएं तो यहां पर हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहां पर हमारा कैपिटल आर और कैपिटल आर। सो दिस कैपिटल आर और कैपिटल आर विल कम टुगेदर, दिस कैपिटल आर एंड दिस कैपिटल आर विल कम टुगेदर, और ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये दोनों हमें रेड कलर देंगे और ये दोनों हमें पिंक कलर देंगे। तो यहाँ पर जो रेड और पिंक का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। लेट्स सी। नहीं, ये बिल्कुल हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमें मिलता है जब हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कराते हैं। ये हमें तब मिलता है अगर वहां पर डोमिनेंट हो, तो ये हमारा नहीं होगा। देखिएगा ये 1 रेड 1 पिंक जो हमने कैलकुलेट किया ये हमें मिलेगा, और ये तो हमारा F1 इंडिविजुअल का हो सकता है अगर वहां पर डोमिनेंसी हो। Now we move to the question number 70. In question number 70, in maize plant, 2 alleles of gene for seed color exist: purple, which is dominant, to yellow, which is P. A back cross, which is test cross, was carried out to determine the genotype of a certain purple plant. Which of the following is correct? हमें पता है जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो वो F1 इंडिविजुअल के जो कि हेटेरोजाइगस होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, और जो हमें रेशियो मिलता है वो हमें रेशियो मिलता है 1:1। 1 is the dominant, that is the purple, and another was the recessive, which is the yellow. Let's see the option. The first option is 1 purple and 1 yellow. ये हमारा ऑप्शन ठीक बन रहा है, और दिस इज द हेटेरोजाइगस, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द पर्पल पेरेंट। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है। द ह्यूमन हाइपरडक्टाइल होता है जब किसी इंडिविजुअल में 5 से ज्यादा फिंगर्स पाई जाती हैं। द पोजेशन ऑफ 12 फिंगर्स, यानी कि दोनों जो हाथ की पाम की जो उंगलियां हैं उसमें एक एक फिंगर जो है वो एक्स्ट्रा है, इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील के थ्रू डिटरमाइन की गई। एंड द नॉर्मल कंडीशन ऑफ, ये क्या है, ये ध्यान रहे कैसा एलील है, डोमिनेंट एलील है। द नॉर्मल कंडीशन बाय द रिसेसिव इज स्मॉल h. द फॉलोइंग डायग्राम शो द फैमिली ट्री इन विच सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर hyperdactyls, the genotype of the person 1, 2 and 3 in the family tree. This is a very good question. So here, क्योंकि ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट तभी आ सकता है जब वो एक एलील वहां पर होना जरूरी है। तो यहां पर देखेगा जो इसका जीनोटाइप बनता है वो या तो कैपिटल H स्मॉल h हो सकता है, या कैपिटल H और कैपिटल H हो सकता है। ये जो है ये नॉर्मल है, इसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल h और स्मॉल h। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल है जो कि इस पेरेंट्स के कपलिंग से आया है, तो यहां पर जो है ये इंडिविजुअल नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल h और स्मॉल h है, और स्मॉल h आने की पॉसिबिलिटी तभी है जब जो ये वाला पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस हो। अगर ये पेरेंट हेटेरोजाइगस है तभी यहाँ 2 स्मॉल h आ सकते हैं। अगर एक कैपिटल H होता तो यहाँ पर एक कैपिटल H और स्मॉल h आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो पेरेंटल जो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल H और स्मॉल h, विच इज इंडिविजुअल 1, राइट। अब यहाँ पे देखें नंबर 2 जो कि बाहर से एंट्री कर रहे हैं, ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप है फिर से 2 तरह से हो सकता है, जो कि कैपिटल H और स्मॉल h हो सकता है, और कैपिटल H और कैपिटल H भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये जो प्रोजेनी है ये कैपिटल H भी हो सकती है, और कैपिटल H भी हो सकती है, और कैपिटल H स्मॉल h भी हो सकती है। ये वाली जो प्रोजेनी है ये क्या है, स्मॉल h और स्मॉल h, क्योंकि ये नॉर्मल तभी हो सकता है जब दोनों एलील्स जो हैं वो रिसेसिव होंगे, राइट। अब देखते हैं ये दोनों जो अगर रिसेसिव तभी हो सकते हैं जब ये वाला इंडिविजुअल जो है वो हेटेरोजाइगस होगा। अगर ये इंडिविजुअल एक भी इसमें से कैपिटल हुआ तो एक भी इंडिविजुअल यहाँ पर नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल H स्मॉल h, राइट। ये वाला हमारा ठीक हो गया। इनका जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल H स्मॉल h, क्योंकि यहाँ से एक स्मॉल h आएगा और यहाँ से कैपिटल H आएगा। ये होगा कैपिटल H स्मॉल h, और ये होगा हमारा
कैपिटल एच स्मॉल एच। तो अब देखिएगा पूछा गया है कि 1 2 3 का जीनोटाइप हमें बताना है, तो यहाँ जो 1 है इसका हमारा आ गया कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एच स्मॉल एच। दूसरे का पूछा गया है, इसका भी आएगा कैपिटल एच स्मॉल एच, तो दूसरे में जो गिवन है वो यहाँ पर देखो गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरे में गिवन नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी में कैपिटल एच स्मॉल एच आ गया, ये आया हमारा, दूसरे में कैपिटल एच स्मॉल एच आ गया, ये आ गया हमारा, और यहाँ पर जो है ये हमारा दिया है, ये हो गया स्मॉल एच एंड स्मॉल एच आ गया। राइट, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73। द ह्यूमन हाइपरडक्टाइल होता है जब किसी इंडिविजुअल में 5 से ज्यादा फिंगर्स पाई जाती हैं। द पोजीशन ऑफ 12 फिंगर्स, यानी कि दोनों जो हाथ की पाम की जो उंगलियां हैं उसमें एक एक फिंगर जो है वो एक्स्ट्रा है। इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील के थ्रू डिटरमाइन की गई। एंड द नॉर्मल कंडीशन ऑफ, ये क्या है, ये ध्यान रहे कैसा एलील है, डोमिनेंट एलील है। The normal condition by the recessive is small h. The following diagram show the family tree in which some members of the family are hyperdactyls. The genotype of the person 1, 2 and 3 in the family tree. This is a very good question. So here, क्योंकि ये dominant है और dominant तभी आ सकता है जब वो एक एलील वहां पर होना जरूरी है। तो यहां पर देखेगा जो इसका जीनोटाइप बनता है वो या तो कैपिटल एच स्मॉल एच हो सकता है या कैपिटल एच और कैपिटल एच हो सकता है। ये जो है ये नॉर्मल है, इसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल एच और स्मॉल एच। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल है जो कि इस पेरेंट्स के कपलिंग से आया है, तो यहां पर जो है ये इंडिविजुअल नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल एच और स्मॉल एच है। और स्मॉल एच आने की पॉसिबिलिटी तभी है जब जो ये वाला पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस हो। अगर ये पेरेंट हेटेरोजाइगस है तभी यहाँ 2 स्मॉल एच आ सकते हैं। अगर एक कैपिटल एच होता तो यहाँ पर एक कैपिटल एच और स्मॉल एच आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो पेरेंटल जो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल एच और स्मॉल एच है, विच इज इंडिविजुअल 1। राइट, अब यहाँ पे देखें नंबर 2 जो कि बाहर से एंट्री कर रहे हैं, ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप है फिर से 2 तरह से हो सकता है, जो कि कैपिटल एच और स्मॉल एच हो सकता है और कैपिटल एच और कैपिटल एच भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये जो प्रोजेनी है ये कैपिटल एच भी हो सकती है और कैपिटल एच भी हो सकती है और कैपिटल एच स्मॉल एच भी हो सकती है। ये वाली जो प्रोजेनी है ये क्या है, स्मॉल एच और स्मॉल एच, क्योंकि ये नॉर्मल तभी हो सकता है जब दोनों एलील्स जो हैं वो रिसेसिव होंगे। राइट, अब देखते हैं ये दोनों जो अगर रिसेसिव तभी हो सकते हैं जब ये वाला इंडिविजुअल जो है वो हेटेरोजाइगस होगा। अगर ये इंडिविजुअल एक भी इसमें से कैपिटल हुआ तो एक भी इंडिविजुअल यहाँ पर नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल एच स्मॉल एच। राइट, ये वाला हमारा ठीक हो गया। इनका जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल एच स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ से एक स्मॉल एच आएगा और यहाँ से कैपिटल एच आएगा। ये होगा कैपिटल एच स्मॉल एच और ये होगा हमारा कैपिटल एच स्मॉल एच। तो अब देखिएगा पूछा गया है कि 1 2 3 का जीनोटाइप हमें बताना है, तो यहाँ जो 1 है इसका हमारा आ गया कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एच स्मॉल एच। दूसरे का पूछा गया है, इसका भी आएगा कैपिटल एच स्मॉल एच, तो दूसरे में जो गिवन है वो यहाँ पर देखो गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरे में गिवन नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी में कैपिटल एच स्मॉल एच आ गया, ये आया हमारा, दूसरे में कैपिटल एच स्मॉल एच आ गया, ये आ गया हमारा, और यहाँ पर जो है ये हमारा दिया है, ये हो गया स्मॉल एच एंड स्मॉल एच आ गया। Right, now we move to the question number 73. In question number 73, a certain type of anemia exists in 2 forms. The one is the severe and another is minor. एक जिसको mild भी बोला गया है और major को severe बोला गया। The following table relates the genotype of both types of sufferer to that of a normal person. Let's see the table. The non-sufferer contains 2 normal alleles, that is the genotype. Here the minor sufferer contains only the 1 allele is normal and another allele is mutated. In major sufferer the both alleles are mutated. If NA यानी कि एक heterozygous marries to another heterozygous, the chances of each of their children being mildly affected होने के chances कितने हैं? Let's see. यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो N और A और यहाँ पर N और A,
सो ये N और N ये तो नॉर्मल होगा, ये NA होगा, ये NA होगा और ये NA होगा, सॉरी N और A होगा। तो ये तो मेजर अफेक्टेड हो गया, राइट, सीवियर, और ये दोनों माइल्ड में आ जाएंगे। तो माइल्ड में अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर 2 आउट ऑफ 4 दो जो प्रोजेनी है, दो ऑफस्प्रिंग जो है 4 में से माइल्ड में आ रहे हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि 4 में से 2 आ रहे हैं तो रेशियो क्या आ गया, 1/2 आ गया। लेट्स सी 1 in 2, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 74. In question number 74 refers to the following family. The father is normal, mother is normal, first child albino, second child normal, third child normal, fourth child normal. पूछा क्या है, the chance of the couple's fifth child being albino, जो फिफ्थ चाइल्ड है उसका एल्बिनो होने के चांस कितने हैं। देखिएगा फिर से, ये फादर है, नॉर्मल है, लेकिन क्या है, हेटेरोजाइगस है। ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो दोनों ही पेरेंट्स हमारे क्या है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस है, राइट। अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ एल्बिनो से, सो दिस इज कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, दिस ए जो है इट इज एल्बिनो, राइट। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस करते हैं, सो जो हमारा स्मॉल ए आता है वो 1 पे आता है आउट ऑफ 4, तो यहाँ पे जो हमारा चांस बन जाता है वो 1 in 4 हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 75. इन क्वेश्चन नंबर 75 द जीन्स ऑफ RBC shape, it is alleles elliptical E and normal, which is normal, is linked to gene rhesus एलील विच इज R, यानी कि E और R जो है वो क्या है, लिंक्ड हैं, एक क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। अ पर्सन विद एलील ER ऑन वन क्रोमोसोम एंड ER ऑन अनदर क्रोमोसोम्स ऑन इट्स होमोलोगस पार्टनर विल डिफाइंड प्रोड्यूस गैमेट विद द जीनोटाइप। अरे कौन सा गैमेट होगा, चलिएगा इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे। सो क्योंकि ये दोनों एलील एक क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है तो ये एक साथ जाएंगे, और ये दोनों एक पर हैं तो ये एक साथ जाएंगे। तो जो हमारा जो गैमेट्स बनेंगे वो एक कैपिटल E और कैपिटल R बनेगा और दूसरा गैमेट स्मॉल e और स्मॉल r बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ये। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76. इन क्वेश्चन नंबर 76, इन ड्रोसोफिला लॉन्ग विंग इज डोमिनेंट टू डंपी विंग, राइट। L जो कैपिटल L है ये डोमिनेंट है स्मॉल l पर, एंड ग्रे बॉडी दिस द कैपिटल G इज डोमिनेंट ओवर द ebony बॉडी दैट इज स्मॉल g. द टू जीन्स इन्वॉल्व्ड आर नॉट ऑन सेम क्रोमोसोम, देखिएगा सेम क्रोमोसोम्स पर नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है। अ ट्रू ब्रीडिंग लॉन्ग विंग्ड ebony bodied fly is crossed with a true breeding dumpy winged grey bodies. The genotype of F1 progeny, देखिएगा ये बिल्कुल जैसे मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था बिल्कुल उसी तरह से है, और जिस तरह से वहां पर उन्होंने जो क्या किया था, कैपिटल L और कैपिटल G, दिस इज वन पेरेंट जीनोटाइप। देखिएगा कैसे, अ ट्रू ब्रीडिंग है जिसमें लॉन्ग विंग्ड है यानी कि कैपिटल L है, और इबनी बॉडीज यानी कि जो है वहां पर क्या है, जो है दैट इज इबनी बॉडी यानी कि यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल g एंड स्मॉल g है। इबनी के लिए उन्होंने क्या बोला, स्मॉल g है। इज क्रॉस्ड विद अ ट्रू ब्रीडिंग, किसके साथ क्रॉस कराया गया, डंपी विंग का जो हमारा एलील है वो क्या है, स्मॉल l और स्मॉल l, और जो किसके साथ, दिस द ग्रे बॉडी क्या है, दिस इज द कैपिटल G एंड कैपिटल G। यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल L स्मॉल g, यहाँ से जो गैमेट बनेगा स्मॉल l और कैपिटल G। जब दोनों गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल L स्मॉल l कैपिटल G स्मॉल g। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा वो A आ जाएगा, द A इज शोइंग सेम जीनोटाइप। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77. इन क्वेश्चन नंबर 77, a certain species of sweet pea plant, it is not garden pea plant. Flowers are either purple or white. A color is determined to unlinked gene. The alleles of first gene are X and small x, capital X and small x. Those of the second genes are capital Y, small y. In order to bear the purple color, a plant must possess at least one X एंड वन वाई एलील, यानी कि ये उस कैरेक्टर को लाने के लिए जो पर्पल कलर है उसको लाने के लिए
एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इन दोनों का होना वहां पर जरूर है। अगर वहां पर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है तो भी पर्पल होगा, और अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल स्मॉल वाई है तो वहां पर्पल नहीं होगा। यानी कि जो इफेक्ट आता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से आता है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट करता है टू ब्रिंग द फिनोटाइप। लेट्स सी व्हाट इज द गिवन देयर एंड व्हाट दे आर आस्किंग। Those genotype which fail to do so result in the formation of white flowers. If two purple flowers, plant of genotype capital X, capital Y, small y, यानी कि पर्पल हो गया ये, ठीक है, are crossed, then the expected phenotype ratio of offspring will be, यानी कि जब हम कैपिटल X, कैपिटल Y, स्मॉल y को क्रॉस कराते हैं इसके साथ में, sorry, this is capital X, capital Y, small y crossed with capital X, capital Y, small y। तो यहां पर हमें पता है इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, तो यहां पर जो हमारा रेशियो आता है वो आता है 9:7। तो यहां पर देखते हैं ये आ गया हमारा पर्पल, 9 होंगे पर्पल और 7 होंगे रिसेसिव यानी कि व्हाइट। Now we move to the question number 78. In question number 78, in a certain plant, yellow fruit color, which is Y, is dominant to green, which is small y. A round shape, which is capital R, is dominant to the oval, that is the small r. The two genes involved are located on different chromosomes. ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो वहां पर लिंकेज होगा और वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट लोग क्रोमोसोम्स पे हैं तो ये मेंडल्स के रूल को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे। Which of the above will result, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये F1 इंडिविजुअल हमें मिल गया और इस F1 इंडिविजुअल को बैक क्रॉस कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया विद दी डबल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। यस, टेस्ट क्रॉस में वही कराते हैं और पूछा गया कि रेशियो क्या होगा, विच ऑफ द अबव विल रिजल्ट। तो कौन सा रिजल्ट इसमें मिलेगा हमें पता है, जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं डाई हाइब्रिड का तो हमें मिलता है 1:1:1। ये सब बातें हमने अपनी पुरानी वीडियो में की हुई हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज वहां पर जाकर एक बार देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा क्या मिला इन्हें कि 9:3:1 रेशियो, ये बिल्कुल नहीं होगा। 9:3:1 रेशियो, ये बिल्कुल नहीं है। 1:1:1, यस, यहाँ पे गिवन है। ये किसका रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो है और यहाँ पे क्या 1:1:1 रेशियो ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो एक जैसा आता है, तो यहाँ पर जो आएगा वो ये आएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो एक तरह के ही वहां पर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79. In question number 79, the diagram opposite show the homologous bivalent pair of chromosomes during meiosis. तो यहां पर आप देखेंगे कि डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। दिस इज द वन क्रोमोसोम, दिस इज RST, दिस इज द क्रोमैटिड, these two are the sister chromatids of this chromosome, and these two are the sister chromatids or this homologous chromosome. And chromosome, the crossing what occurring between two known sister chromatids, right? They are the two double cross, one is here and another is here, right? So when this segment will be interchanged between these two chromatids, so this small s will go to this place and this capital S will come to this place, and the genotype will be कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। ये बाहर वाला हमारा जो क्रोमेटिड है, जो अंदर वाला क्रोमेटिड है दैट इज कैपिटल S, और इट विल बी स्मॉल t एंड दिस इज द कैपिटल T। Here small t and capital S will come to this place and it will be small t and it will be small r, small s and small t. So let's see the answer. यहाँ पर कैपिटल R, कैपिटल S, स्मॉल कैपिटल T, यहाँ पर कैपिटल R, स्मॉल s, कैपिटल T, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल S, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर तो ये दिया है कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, ये भी बिल्कुल सही है। कैपिटल R, स्मॉल s, स्मॉल t, तो स्मॉल t यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T बिल्कुल सही है। कैपिटल R, स्मॉल s, कैपिटल T, ये भी सही है। स्मॉल r, कैपिटल S,
और स्मॉल टी ये भी सही है, और यहाँ पर है स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो एक जैसे ही दिए हैं, तो यहाँ पर ए या सी में से दोनों ही हो सकता है। Now we move to the next question, and question number 80 says that in fruit flies the long wing is dominant to the vestigial wing when heterozygous long wing, heterozygous long wing का मतलब हुआ कैपिटल L स्मॉल l फ्लाइज पर क्रॉस्ड विद द वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग के साथ क्रॉस करा दिया गया, यानी कि वेस्टिजियल विंग का मतलब है स्मॉल l और स्मॉल l, क्योंकि स्मॉल l का कैरेक्टर तभी अपीयर हो सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। 192 ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, इनके क्रॉस से जो मिला, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये टेस्ट क्रॉस हो गया, और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है 1:1 आता है। लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग। इन 192 ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, ऑफ दी 101 हैड लॉन्ग विंग एंड 91 हैड वेस्टिजियल विंग, तो ऑलमोस्ट 1:1 ही है। इफ एन एग्जैक्ट, देखिए इन्होंने पूछा है इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो हैड बीन ऑब्टेन्ड देन द नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप वुड बी, कितना हमें मिला था, हमें मिला है 192। लेट्स सी डिवाइड करके देखते हैं 2 से, 2 9 18 and it is 6, 96. So 96 should be the long winged and 96 should be the vestigial wings. There is the answer B. The 96 is the long winged and 96 is the vestigial wing. Now we move to the question number 81. In question number 81, the diagram opposite shows that a pair of homologous chromosomes. Yes, these two are the homologous chromosomes. Meiosis. Most crossing over will occur between. Crossing over किसके भी, कौन से दो जीन के बीच में ज्यादा होगा? एक फॉर्मूला है, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कौन से दो जीन्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो W है, उस W की जो डिस्टेंस विद द Z इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू एनी अदर 2 जीन्स, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा है W और Z के बीच में, राइट। लेट्स सी W एंड Z, इट इज W एंड Z, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, राइट। आई होप आपको ये जो MCQs हैं अच्छे लगे हैं और आपको पसंद आए हैं कि किस तरीके से हम इन MCQs को करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे भी हम इस तरह के वीडियोस को बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।